हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 31 मार्च से पहले आप अपनी टैक्स प्लानिंग करके अपनी स्टॉक मार्केट में होने वाले गेन पर कम से कम टैक्स पे कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको कितना टैक्स देना होगा। अगर आपको कोई भी इनकम होती है शेयर मार्केट से या फिर कोई आपने म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करा रखा था तो उसको आपने मैच्योर कराया तो आपको कितना टैक्स पे करना होगा। इसमें मैं आपको एक समराइज वे में एक डिटेल बता देती हूँ कि कितना कितना टैक्स की आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होती है। डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस टॉपिक पे, तो डिटेल के लिए आप वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कॉलम इंसर्ट किए हैं: इंट्राडे, F&O, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यही 4 मोड होते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के, कि या तो आप इंट्राडे में कर रहे हैं या आप F&O में डील कर रहे हैं या फिर आपने शेयर्स परचेज करें या म्यूचुअल फंड परचेज करें। अगर आप उनको वन ईयर से कम के लिए होल्ड करते हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। अगर आप उनको 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करके बेच रहे हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो इन चारों ही पैरामीटर्स पे अगर एक बार टैक्सेबिलिटी को चेक कर ले तो वो है आपकी, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपकी जो टैक्स होती है वो एज एन स्पेकुलेटिव इनकम टैक्स होती है, और उसके ऊपर जो टैक्स का रेट लगता है वो होता है आपका स्लैब रेट। जो भी स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। अगर आपका जो इनकम है वो 10 लाख से ऊपर है तो 30% हो जाएगा, 10 लाख से कम है तो आपका 20% में भी आ सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर स्लैब रेट कि कौन सी स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। सेम एज अगर आप F&O में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी आपको पे करना होता है, जो टैक्स वो पे करना होता है एज पर स्लैब रेट। यहाँ पर भी आपकी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई अर्न करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो उसके ऊपर आपको पे करना होता है 15% टैक्स, जो आपको पे करना होता था 23 जुलाई 24 से पहले। 23 जुलाई 24 को जब हमारा बजट 2024 आया, इसमें चेंजेस कर दिए गए कि सभी तरीके के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको पे करना होगा 20% टैक्स। तो जो आपने इस डेट से पहले की डीलिंग कर रखी है उस पे आपको पे करना होगा 15%, और इसके बाद की डेट पे आपको पे करना होगा 20% टैक्स। सेम एज अगर आप किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डील कर रहे हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट सेल करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियलाइज हुआ है तो उसमें आपको पे करना होता था, पहले जो टैक्स पे करना होता था इस डेट से पहले वो था आपका 10%, और आपको 1,25,000 तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना। पहले ये लिमिट जो है 1 लाख रुपीज तक की होती थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बजट में जो चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग इस लिमिट को बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया, और जो आपका रेट है वो रेट आपका 10% एप्लीकेबल होता था 23 जुलाई 24 से पहले अगर आपने सेल कर दिए हैं तो। यही अगर आपने सेल इस डेट के बाद करी है तो सभी तरीके के रेट्स को कंबाइन करके 12.5% में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो ये लिमिट थी 1,25,000 की ये आपकी सेम रहने वाली है। सेम एज अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस इनकम पे लॉस हो रहा है तो लॉस के रूल्स भी देख लेते हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस की किस तरीके से आपको सेट ऑफ मिलता है इन इनकम्स पर। अगर आपका जो है इंट्राडे का ट्रेडिंग है तो जो लॉस होगा आपका वो स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट होगा, आप इसको किसी और इनकम के साथ जो है एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर सेम ईयर में वो एडजस्ट नहीं होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट फॉर 4 ईयर्स ओनली। और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी आप इसको स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर पाएंगे। सेम एज अगर आपका F&O का लॉस है तो F&O का लॉस जो है सेम ईयर में भी आपका बिजनेस इनकम से एडजस्ट होता है, और कमिंग ईयर्स में भी आपका जो है बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकता है, और आपका ये जो लॉस है कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स तक हो सकता है। सेम एज अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको हो रहा है तो वो भी आपका 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो किस किस से एडजस्ट हो सकता है, आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है। सेम एज अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, इसको भी आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो ये सेट ऑफ होता है ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया टैक्सेबिलिटी का, सो दैट जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आए कि अभी तक के लिए आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट से जो आपको इनकम हो रही है 31 मार्च से पहले आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग करें सो दैट आपको उस इनकम पर कम से कम टैक्स पे करना पड़े। जो टूल हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा टूल है जिसमें आप थोड़ा सा अगर देख लें कि आपकी इनकम किस किस शेयर से हो रही है, कितना आपको रियलाइज या अनरियलाइज गेन अभी तक देखने को मिल रहा है अपनी ब्रोकर की स्टेटमेंट में, तो उससे आप बहुत अच्छी अपनी टैक्स प्लानिंग को कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको 3-4 एग्जांपल से ये पूरा टैक्स हार्वेस्टिंग समझाऊंगी। तो चलिए वो एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं टैक्स हार्वेस्टिंग की, इसको मैं एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए रमेश है,
रमेश जो है इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। उसने दो तरीके के स्टॉक अभी राइट नाउ अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें परचेज कर रखे हैं, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। स्टॉक ए उसने जो परचेज किया था वो किया था 5 लाख रुपीस का, और जो उसने बेचा है अब वो बेचा है उसने 7 लाख रुपीस का, और ये स्टॉक वो बेच चुका है जिसके ऊपर उसको कैपिटल गेन रियलाइज हो रहा है 2 लाख रुपीस का। और यहाँ पर हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि उसने उसको 12 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखा था, तो उसको होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेम एज उसके पास जो स्टॉक बी है, स्टॉक बी में उसने परचेज कर रखा है, वो कर रखा है 3 लाख रुपीस का, और उसकी जो वैल्यू है अभी आज की डेट में वो है 1,75,000 रुपीज। 1,75,000 रुपीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उसको जो है लॉस हो रहा है, बट ये जो लॉस है ये इसका अनरियलाइज्ड लॉस है। इसका मतलब अभी तक उसने उस स्टॉक को बेचा नहीं है, ये जस्ट उसकी जो ब्रोकर की स्टेटमेंट होती है उसमें जस्ट मेंशन कर रहा है कि आपको इतना लॉस जो है इस स्टॉक पे होगा अगर आप इसको आज की डेट पर बेच देते हैं। तो रमेश की अगर मैं यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करूं तो क्या टैक्स प्लानिंग हो सकती है इसके लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं किसी भी तरीके की कोई भी टैक्स प्लानिंग इसमें नहीं करती, जो सिनेरियो है उसी को ही पकड़ के अगर हम आगे चलें, तो रमेश को क्योंकि 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है यहाँ पर, तो 2 लाख में से जो कि अभी हमारे चेंजेस आए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 1,25,000 तक उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। 2 लाख में से 1,25,000 अगर मैं हटा दूं तो 75,000 रुपीज ऐसी इनकम है जिसके ऊपर रमेश को टैक्स पे करना होगा। और टैक्स रेट क्योंकि मैं ये मान रही हूँ कि 23 जुलाई के बाद उसने बेचा है, तो 12.5% अगर आप रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल करोगे तो 9,375 रुपए टैक्स उसको पे करना होगा आज की डेट में, अगर वो किसी भी तरीके की कोई टैक्स प्लानिंग इससे रिलेटेड नहीं करता। तो अब बात करते हैं कि अगर इसी की ही हम टैक्स हार्वेस्टिंग करके देखें तो कितना टैक्स इसको सेव होगा। अब ये जो स्टॉक बी है, रमेश के पास ऑप्शन है कि ये जो स्टॉक बी है वो ये कर सकता है कि इस पे जो इसको 1,75,000 का जो इसको आज की डेट में ये बेचने पर मिलेगा, तो यहां पर इसको लॉस कितना होगा 1,25,000। तो यहां पर रमेश के पास ऑप्शन है कि इस स्टॉक को वो बेचकर सेम डे पर सेम टाइम पर इसी स्टॉक को दोबारा से परचेस कर ले। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बेचूंगा ये क्यों, अगर मुझे दोबारा से इसी स्टॉक को परचेस करना है सेम डेट पर सेम टाइम पर और सेम रेट पर भी, तो ऐसा इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आप ये स्टॉक बी को इस टाइम पर बेच देते हैं तो आपको यहां से रियलाइज होगा लॉस 1,25,000 रुपीज का। जो ये लॉस यहाँ पे रमेश को रियलाइज होगा 1,25,000 का, तो इस लॉस को वो एडजस्ट कर सकता है अपने गेन से, जो कि उसको 2 लाख रुपए का स्टॉक ए में रियलाइज हो चुका है। तो जब ये 1,25,000 लॉस मैं इस 2 लाख रुपीज से एडजस्ट कर दूंगी तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 75,000 रुपीज। स्टॉक बी को बेचने से उसको लॉस हुआ 1,25,000 का, और 1,25,000 जब मैंने 2 लाख रुपीस में से एडजस्ट कर दिए तो उसको 75,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। और क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो अब जो उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है वो है 0। कोई भी टैक्स पे नहीं करना रमेश को, अगर वो ये छोटी सी टैक्स प्लानिंग टैक्स हार्वेस्टिंग कर लेता है 31 मार्च से पहले। तो यहाँ पर जो उसको पहले 9,375 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ रहा था वो अब उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी प्लानिंग है जो अगर आप टाइम रहते कर लेते हैं तो आपको जो भी टैक्स पे करना है उसमें आप सेविंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉक आपने बेचे हैं वो स्टॉक आपको उसी वक्त उसी टाइम पर परचेज कर लेनी है, सो दैट जो शेयर आपने जितने रुपए में बेचा है उतने ही रुपीज में आप उस शेयर को दोबारा से परचेज कर पाए। उसके लिए एक चीज आपको जरूर चेक करनी है कि आपके अकाउंट में इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि तुरंत बेचने के बाद उस शेयर को आप तुरंत ही परचेज कर पाए, क्योंकि जब आप शेयर को सेल करते हैं तो उसका जो फंड आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है वो यूजुअली T+2 डेज का टाइम लेता है। तो आपके पास जो फंड रिसीव होगा वो 2 दिन बाद रिसीव होगा, लेकिन आपको जो री इन्वेस्टमेंट करनी है वो आज ही इसी वक्त करनी है जिस वक्त पे आपने उस शेयर को बेचा है, या फिर बेचने से पहले ही आप बाई का लॉट लगा सकते हैं ताकि आपको सेम रेट वहां पे मिल जाए और आपको किसी भी तरीके का लॉस ना हो और आपकी टैक्स प्लानिंग वक्त रहते बहुत अच्छे से हो जाए। ये तो था एक एग्जाम्पल हमारा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज मिस्टर ए है, उसने आज की डेट में फंड इन्वेस्ट किया हुआ है 1 लाख रुपीस का, और उसकी प्लानिंग है, उसका माइंडसेट है कि जब तक इस 1 लाख रुपीस के उसके 5 लाख रुपीस कन्वर्ट नहीं हो जाते वो तब तक जो है इसको मैच्योर नहीं कराएगा इस इन्वेस्टमेंट को। तो उसको ये 5 लाख रुपीस रियलाइज होंगे कमिंग 3 इयर्स में। तो आफ्टर
3 इयर्स जब वो इस 5 लाख रुपीस को रियलाइज करेगा और इसके ऊपर टैक्स पे करेगा तो उसको कितना टैक्स पे करना होगा, उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे रियलाइज होगा 5 माइनस 1 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस का उसको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे रियलाइज, और जिसमें से 1.25 लाख रुपीस एग्जाम्प्ट है। बैलेंस अमाउंट पे उसको पे करना होगा 12.5% टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट पे जब वो 12.5% टैक्स पे करेगा, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। यहाँ पर अब मिस्टर ए किस तरीके की टैक्स हार्वेस्टिंग की प्लानिंग कर सकता है, वो है कि वो 3 साल का वेट ना कर लेट सपोज उसका नेक्स्ट ईयर में उसको जो है 1 लाख रुपीस के 2.5 लाख रुपीस ऑलरेडी रिकवर हो रहे हैं। तो यहां पर वो क्या कर सकता है नेक्स्ट ईयर में कि जिस रेट पे उसको वो अमाउंट मिल रहा है 2.5 लाख रुपीस मिल रहे हैं, उसी डेट पर अपने स्टॉक को सेल करके वो उस अमाउंट को रियलाइज करके सेम डेट सेम टाइम पे दोबारा से उसी शेयर्स को उतनी ही क्वांटिटी में वो परचेज कर ले, सो दैट जो 2.5 लाख रुपीस उसके अब कन्वर्ट हो गए हैं, जो 1.5 लाख का उसको प्रॉफिट हो रहा है, उस 1.5 लाख पे जो टैक्सेशन है वो आज ही दे दे, क्योंकि इस 1.5 लाख में से 1.25 लाख रुपीस का उसको रिबेट मिल जाएगा। 0.25 लाख के ऊपर उसको पे करने होंगे 12.5% टैक्स। इसी तरीके से अगर वो हर साल इस शेयर का जितना भी अमाउंट वो रियलाइज कर लेता है, उतना वो अगर हर साल इसको रियलाइज कर देगा, जो कि पहले उसके 3 इयर्स में 5 लाख हो रहे थे, मान लो फर्स्ट ईयर में उसके हो गए थे 2.5 लाख, सेकेंड ईयर में ये हो गए उसके 3.5 लाख, और थर्ड ईयर में जाके ये उसका कंप्लीट हो गया 5 लाख। तो फर्स्ट ईयर में उसके कितने रियलाइज हुआ अमाउंट 1.5 लाख। इस 1.5 लाख में से 1.25 लाख तो उसका एग्जाम था, 1.25 लाख एग्जाम था, तो उसको जो है सिर्फ 25K के ऊपर पे करना था 12.5%, और उसने सेम डे पर सेम टाइम पर दोबारा से उस स्टॉक को उस क्वांटिटी को परचेज कर लिया। अगर उसने 100 शेयर्स परचेज कर रखे थे पहले, तो 100 ही बेचकर उसने सेम टाइम पर सेम रेट पर दोबारा उन 100 शेयर्स को अगर परचेज कर लिया, और नेक्स्ट ईयर उसका अमाउंट हो जाता है 3.5, तो 3.5 माइनस 2.5 जब आप करेंगे तो आपको जो रियलाइज हो रहा है वो हो रहा है 1 लाख का अमाउंट, और 1 लाख आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा टैक्स से, क्योंकि 1.25 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना अगर आपका ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो अगेन इन नेक्स्ट ईयर आपके 3.5 लाख से 5 लाख में टर्न हो जाते हैं, जहां पे अगेन आपका 1.5 लाख का प्रॉफिट होता है, जिसमें से 1.25 आपका एग्जाम्प्ट है, और 0.25 पे आपको पे करना है 12.5% टैक्स। तो जहां आपको 3 साल बाद 0.75% की इनकम पर 12.5% टैक्स पे करना पड़ रहा था, वहीं आपको उस इनकम पर ज्यादा टैक्स ना पे कर 25,000 पे जस्ट 12.5% टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं अपने स्टॉक को देखते हुए, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें क्लेवर होना पड़ता है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मेरा स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग टैक्स प्लानिंग कर रही हूँ, इस 1.25 लाख का बेनिफिट लेना चाहती हूँ, तो सेकेंड थिंग आपके पास लिक्विडिटी बनी होनी चाहिए, और आपको जो है इतना फास्ट उसमें मूव करना है सो दैट आपको सेम रेट सेम क्वांटिटी जो है अवेल कर पाए आप उसी टाइम पर, सो दैट आपकी प्लानिंग जो है फेल ना हो। नहीं तो ऐसा भी होता है कि आज मैंने बेच दिए लेकिन मैं परचेज करने में 1 घंटा लेट हो गई, या मैंने अगले दिन परचेज करे, तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाए और जो भी आपने टैक्स प्लानिंग करी थी वो टैक्स प्लानिंग आपकी फेल हो जाए। तो ये था मेरा सेकेंड एग्जाम्पल। एक थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वो है कि मान लीजिए राहुल है, राहुल के पास पोर्टफोलियो में 3 तरीके के स्टॉक है, स्टॉक ए, स्टॉक बी एंड स्टॉक सी। स्टॉक ए उन्होंने जो परचेज किया था 2,50,000 का परचेज किया था, और वो सेल कर चुके हैं 3,75,000 पे, जिनके ऊपर उसको हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000। सेम जो स्टॉक बी था उन्होंने परचेज किया था 3.5 लाख का, जो उन्होंने सेल कर दिया 4.5 लाख पे, जिसपे उनको हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो हो रहा है उनको 1 लाख रुपीस का। स्टॉक सी भी उसके पास है, जिसके ऊपर उसको हो रहा है 4 लाख रुपए का उन्होंने परचेज किया था, अब उसकी वैल्यू 3 लाख रुपीस है, और यहाँ पर अनरियलाइज्ड लॉस है 1 लाख रुपीस का। तो यहाँ पे ये किस तरीके का लॉस है ये मेंशन नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी समझ सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी समझ सकते हैं। और लॉस मैंने स्टार्टिंग में क्यों बताया था कि कौन सा किससे एडजस्ट होता है, वो भी आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अब स्टॉक ए और स्टॉक बी से तो वो रियलाइज कर चुका है, वो उसको सेल कर चुका है, यहाँ पर उसको हो रहा था 1.25 लाख का गेन, जो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट है। 1.25 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ये आपका टैक्स फ्री हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में उसको जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपीस के ऊपर अब उसको पे करना होगा टैक्स 20%।
ये रेट गलत है आपका। यहाँ पे उसको टैक्स पे करना होगा 20% टैक्स, क्योंकि बजट के बाद इसमें चेंज आया था, 15 से अब हो गया है आपका 20% टैक्स। वहीं उसके पास जो स्टॉक सी है उसके ऊपर अभी तक उसने उसको बेचा नहीं है, जो लॉस हो रहा है उसको रियलाइज नहीं किया है। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको कहते हैं लॉस हार्वेस्टिंग, कि लॉस हार्वेस्टिंग से किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर राहुल को चाहिए कि वो जो ये अनरियलाइज्ड लॉस है इसको रियलाइज कर ले, इस स्टॉक को तुरंत बेचकर तुरंत परचेज कर ले, सो दैट उसको सेम प्राइस और सेम वैल्यू में ये जो स्टॉक है ये दोबारा से परचेज करके उसकी जो स्टॉक लिस्ट है उसमें मेंशन हो जाए। और जब ये इसको बेच देगा तो उसको रियलाइज हो जाएगा लॉस 1 लाख रुपीस का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका है अगर 1 लाख का, और लॉस आपका अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपीस का, तो ये आपका शॉर्ट टर्म से तो इजीली एडजस्ट हो सकता है। तो ये अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और इससे एडजस्ट हो जाएगा तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना इस लॉस के ऊपर। तो ये लॉस आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होना चाहिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने दोनों इसलिए बताए ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मान लो ये लॉस आपका लॉन्ग टर्म होगा तो ये शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म ही इनकम चाहिए, तो मुझे इसको जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसका यूज करके टैक्स प्लानिंग को नहीं कर पाऊंगी, तो मैं बेचूं या नहीं बेचूं मेरे लिए सेम सिनेरियो रहेगा। बट अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था, तो यहाँ इसको बेचकर हम इस वाली इनकम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपना जो भी 20% टैक्स हमें पे करना पड़ रहा है वो हम सेव कर सकते हैं। और क्योंकि आपने इसको सेम रेट पे दोबारा परचेज कर लिया है तो आपको कोई भी जो रेट का फ्लक्चुएशन है उसका लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 2-3 एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी टैक्स प्लानिंग करें 31 मार्च से पहले कि आपको जो है जो टैक्स पे करना पड़ रहा है अपनी जो भी कैपिटल गेन्स है वो आप रिड्यूस कर पाए। इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी जो भी स्टेटमेंट है, जो जिस भी इन्वेस्टर के थ्रू आप अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस ब्रोकर की पूरी स्टेटमेंट को एनालाइज करिए। ऐसे स्टॉक को देखिए जिसमें जो है 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है आपको होल्ड करे हुए, और ये देख लीजिए कि 1.25 लाख तक आप काउंट करके कि किस किस स्टॉक को आप जो है रिडीम करा ले, सो दैट आपका 1.25 लाख का जो इस साल का क्राइटेरिया है कि आप एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं वो आप फुलफिल कर ले, और उस प्रॉफिट को उसी टाइम पर बुक करके दोबारा उसी रेट में परचेज कर ले, सो दैट फ्यूचर में जब उस स्टॉक पे ज्यादा आपको गेन होगा तो उसमें से कुछ गेन तो आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, और फ्यूचर वाले गेन को भी आप 1.25 के अंडर के क्राइटेरिया में अगर ले आएंगे तो फ्यूचर में भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सेम स्टॉक पे अगर आप हर साल प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर गेन पर आपको कभी भी टैक्स पे नहीं करना पड़े। सेम एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए भी आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि एक स्टॉक पे आपको कैपिटल गेन हो रहा है, एक पे आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को आप रियलाइज करके सेम वैल्यू पे दोबारा परचेज कर लीजिए, और जो भी आपने लॉस रियलाइज किया है उसको इनकम से अपनी एडजस्ट करके इनकम पे आपको टैक्स कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो 31 मार्च से पहले आप इस तरीके के स्टॉक्स को देख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में और अपनी टैक्स प्लानिंग टैक्स हार्वेस्टिंग कर लीजिए, सो दैट आपको टैक्स कम से कम पे करना पड़े। आई होप जो मैं कन्वे करना चाहती थी स्ट्रेटेजी वो सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और कितनी टैक्सेबिलिटी किस पे है वो डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में तो मैंने जस्ट एक क्रक्स बताया आपको कि कितना टैक्स आपको कितनी कौन सी इनकम पर देना होता है। इसी के साथ अगर आप F&O में डील कर रहे हैं या इंट्राडे में डील कर रहे हैं तो F&O वालों के लिए ये राय है कि F&O में अगर आप लॉस बुक कर चुके हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, अभी कुछ स्टॉक्स में आपको लॉस हो रहा है तो लॉस की बुकिंग कर लीजिए और सेम प्राइस पे दोबारा परचेज कर लीजिए, सो दैट आपका लॉस और प्रॉफिट आपस में सेट ऑफ होकर आपको टैक्स पे ना करना पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स अ लॉट।